ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम महिलाओं की एक समस्या पर बात करने जा रहे हैं। ये समस्या पहले हमने देखा था कि जब महिलाएं मेनोपॉज के आसपास यानी कि रजोनिवृत्ति के आसपास 40 साल के आसपास की उम्र की होती थी तब ये समस्या होती थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि 15, 20, 25 साल की लड़कियों महिलाओं के साथ भी समस्या होती है, जो भी माँ नहीं बनी है, जिनका विवाह भी नहीं हुआ, ऐसी लड़कियों के साथ भी समस्या हो जाती है। ये समस्या क्या है? ग्रीवा यानी कि सर्विक्स, फ्लिपिन ट्यूब, ओवरी, अंडाशय, गर्भाशय, योनि यानी कि वर्जाइना, ये किसी भी अंगों में यानी कि हमारे जो प्रजनन अंग है उनमें गांठ, रसौली, मायमा या सिस्ट वगैरह का होना, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार के जनन अंग में गांठ है, उसका आज हम आपको समाधान बताएंगे। और मित्रों, यदि आप इस समस्या पर ऑपरेशन करवाने के बारे में सोच रहे हैं, गांठ निकलवाने के बारे में सोच रहे हैं या ओवरी रिमूव करवाने के बारे में सोच रहे हैं, गर्भाशय रिमूव करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो कृपया एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम आपको इसमें जो आप ऑपरेशन करवाएंगे उसके बाद की तकलीफें भी बता देंगे कि क्या क्या तकलीफें होती है। और आप पूछ सकते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन करवाया उनसे आप पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और उसके साथ ही इसके लक्षण, इसके कारण, इसका समाधान आप कैसे करेंगे। मित्रों, यदि आप हमारे निर्देशों को ध्यान से सुनते हैं, पालन करते हैं, तो इस समस्या से आपको दोबारा कभी जूझना नहीं पड़ेगा। और जो महिलाओं को अभी जो माँ नहीं बनी और माँ नहीं बन पा रही है उनको इस समस्या के कारण, तो आप यदि हमारे निर्देशों का पालन करते हैं तो आप 100% माँ बन पाएंगे। आपको कोई समस्या नहीं कि आपकी जितने भी ब्लॉकेज है, जिस भी अंग में ब्लॉकेज है, ये सारे के सारे आपके निकल जाएंगे। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, बस समय लगेगा। क्योंकि यदि आप ऑपरेशन करवाते हैं, इन अंगों में कहीं भी ऑपरेशन करवाते हैं, तो क्या होता है, आपको 7 से 15 दिन का बेड हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है। उसके बाद आपको करीब करीब 2 से 3 महीने का बेड रेस्ट होता है। ऐसी स्थिति में आपको करीब 3-4 महीने ऐसे निकालने पड़ जाते हैं। और यदि आप हमारे निर्देशों का पालन करते हैं तो 2 से 6 महीने में आप प्राकृतिक रूप से अपने बॉडी को क्लीन कर पाएंगे। क्योंकि ये जो ऑपरेशन करवाएंगे इसके बाद की समस्या क्या वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। मित्रों, यदि आप अभी माँ नहीं बनी है तो अक्सर डॉक्टर आपको कहते हैं कि भाई यदि आप माँ नहीं बनी, आप गांठों को रिमूव करवा दीजिए, गांठें निकलवा देंगे, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन गांठें निकालने के लिए जो आपको दवाइयाँ वगैरह खानी होती है, जो ऑपरेशन आप करवाते हैं, इससे जो आपकी जो दवाइयाँ बॉडी में जाती हैं, तो आपकी बॉडी में जो एक हीट जनरेट होती है, गर्मी बढ़ती है, जिससे कभी कभी कब्ज रह जाती है, किसी किसी को दूसरी तकलीफें बढ़ जाती हैं, गैस होती है, एसिडिटी होती है, किसी के पेट में गर्मी बन जाती है, आंखों में गर्मी, सर में गर्मी हो जाती है, किसी को घबराहट जैसी, बेचैनी जैसी भी होती है। ये गांठें निकालने के बाद की समस्या है। और उसके बाद गांठों की टेंडेंसी खत्म नहीं हो जाती, दोबारा गांठें बन जाती हैं। तो कभी एक अंग में अभी थी, अभी गर्भाशय में थी, तो अभी फ्लिपिन ट्यूब में हो गई, कभी ग्रीविया में हो गई, कहीं ना कहीं और गांठें बन जाती हैं। और किसी किसी को बाद में दोबारा गांठ चेस्ट में भी आ जाती है। तो एक समाधान के पीछे आप दूसरी समस्याएं खड़ी करने जा रहे हैं। तो यदि आप इससे बचना चाहते हो, आगे के निर्देशों को ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको बता दूं, जो महिलाएं अभी जिनको बच्चे वगैरह हो चुके हैं, माँ बन चुकी हैं, तो कई बार डॉक्टर कहते हैं भी अब आपको इसकी जरूरत नहीं, आप इसको निकलवा दो। और आप इस अंग को निकालने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके परिणाम क्या, पहले वो भी सुन लीजिए। क्योंकि आप, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, ऑपरेशन करवाएंगे तो आपको कितने दिन अस्पताल में और बेड रेस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा मित्रों, आपको और क्या क्या करना पड़ेगा कि जब आपको ये हो जाता है, उसके बाद आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है, पेट में गर्मी बढ़ती है। किसी किसी को, सबको साथ में एक जैसी समस्या नहीं होती, जिसकी जैसी प्रकृति होती है उस अनुसार समस्या होती है। और किसी किसी का मोटापा बढ़ जाता है। अब जिनकी पित्त की प्रकृति, उनकी गर्मी बढ़ेगी, और जिनको वात की प्रकृति है उनको डिप्रेशन जैसी समस्या लगेगी, और जिनको कफ की प्रॉब्लम है उनको मोटापा बढ़ जाएगा। तो ये सबकी अलग अलग प्रकृतियां होती है, उस अनुसार होता है। तो मोटापा बढ़ जाता है, किसी किसी को बीपी, शुगर या थायराइड, क्योंकि डिसबैलेंस होता है तो थायराइड भी हो जाता है, तो ये समस्या हो जाती है। उसके अलावा मित्रों, कभी कभी होता क्या है कि योनि में सूखापन आ जाता है, और योनि की गैस की समस्या हो जाती है। और एक बड़ी समस्या, किसी किसी को ऑपरेशन करवाने के बाद भी ब्लीडिंग होती है। तो बाद में हमसे प्रश्न करते हैं ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो भी आप ये डॉक्टर से पूछेंगे, बेटर आपको बता पाएंगे। तो डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, बाकी आगे के समाधान आप हमसे कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है कि इस कारण से योनि में जो सूखापन आ जाता है, भारीपन आ जाता है, शरीर में एक जो बेचैनी रहती है, घबराहट। और बेचैनी क्यों रहती है, क्योंकि खाना पीना होता नहीं है, पेट में गैस है, कब्ज हो रहा है, भारीपन है, तो बेचैनी होती है। उस कारण से किसी किसी महिला की संभोग की इच्छा नहीं रह जाती है। जब संभोग की इच्छा नहीं होती तो पति पत्नी संबंधों में कभी कभी दरार आ जाती है, जो दरार कभी कभी बड़ा रूप ले लेती है। और इस दरार के कारण कभी बेचैनी, घबराहट, चिंता, डिप्रेशन जैसी समस्याएं घर कर जाती है। और ये जो समस्याएं हैं मित्रों, ये हर समस्या, हर रोग की जड़ है। इसलिए हम कहते हैं ऑपरेशन किसी समस्या का समाधान नहीं होता। और यदि आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो आगे वीडियो आपकी ही समस्या पर है। प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिए, निर्देशित वीडियो देखिए, पूरा पालन करिए, 100% समाधान संभव है। चलिए हम पहले इसके लक्षण बता दें कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। मित्रों, इसके लक्षण में कभी कभी स्राव बहुत ज्यादा, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, किसी किसी की ब्लीडिंग रुक जाती है। दोनों ही चीजें बनती है कि ब्लीडिंग ज्यादा भी होना है, रुक भी जाती है। दोनों स्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं। इसके अलावा अनियमित मासिक चक्र, यानी कि मासिक चक्र की जो हमारी ब्लीडिंग का जो सर्कल है वो कभी किसी का
का 20 दिन का हो जाता है, कभी किसी का 40 दिन का हो जाता है, किसी का 50 दिन का, किसी का 3-4 महीने नहीं आता, किसी को ऐसा लगता है जैसे हमारी ब्लीडिंग ही रुक गई है। इसके लक्षण है मित्रों। उसके बाद मित्रों किसी किसी को क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो खून की कमी हो जाती है, एनीमिक पेशेंट हो जाता है। और उसके साथ ही योनि से दुर्गंधयुक्त स्राव होता है। किसी को लाल होता है, किसी को सफ़ेद होता है, किसी को हल्का पीला होता है, किसी को मिट्टी जैसे कलर का होता है, किसी को हरे जैसा रंग ये भी होता है। मतलब सबके अलग अलग स्राव योनि से होते हैं। अब इतने रंग के स्राव होते हैं, इसमें बदबू भी आती है, तो घबराहट, बेचैनी, ऐसा लगता है क्या हो रहा है शरीर में, समझ में नहीं आता। तो ये स्थितियां कभी कभी बन जाती हैं। और किसी किसी को रुक रुक के पेशाब आता है, क्योंकि प्रेशर जैसा लगता है और पानी कम पीते हैं, तो ऐसी स्थिति में गर्मी जो बनती है उससे रुक रुक के पेशाब आना, जलन होना, चुभन होना, खुजली होना, और कभी कभी दाने निकलने की भी समस्या इस कारण से खड़ी हो जाती है। तो इससे आपको बचने के लिए पानी यानी कि स्वास्थ्य नियम हम आपको बताएंगे, उसका पूरा पालन करना होगा। पानी पिएंगे तो ये समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने लगेगा। उसके अलावा मित्रों कभी कभी क्या होता है, मल मूत्र का वेग हमेशा बना रहता है। यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे पेशाब भी लगी है और मूत्र भी मल भी जाने, यानी कि पॉटी भी आ रही है, पेशाब भी करने जाना, पर जाओ तो कुछ होता नहीं है। और किसी किसी को पाइल्स जैसी स्थिति भी बन जाती है कि अब मुझे पाइल्स हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, पाइल्स हो गया। और वो प्रेशर होता है योनि का और लगता है कि भाई नीचे जा रहा है। गर्भाशय का प्रेशर होता है ऊपर होता है, पर वो नीचे का लगता है। तो ऐसी स्थिति कभी कभी बन जाती है। और महिलाओं को इसमें अक्सर संभोग में पीड़ा होने लग जाती है, और संभोग के बाद किसी किसी को जलन चुभन की समस्या हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, ये समस्या होती है। और मित्रों एक बड़ा लक्षण मैं आपको बता दूं, किसी किसी महिला को लगता है वो गर्भवती है। जी हाँ, ये जो गांठें होती है ना मित्रों, कभी कभी बहुत रेशे जैसी बहुत बारीक होती है। हर गांठ ये क्या कहते हैं कैंसरस नहीं होती, कोई कोई गांठें कैंसरस होती है। 90% गांठें कैंसरस नहीं होती है गर्भाशय में या गर्भाशय से जुड़े अंगों में, बहुत कम कैंसरस होती है। डॉक्टर बायोप्सी करके बता देते हैं। तो कभी कभी गांठें जो होती है इतनी छोटी होती है कि रेशे जैसी पता नहीं चलती, और कभी कभी गांठों का रूप इतना बड़ा हो जाता है कि वो ये हमारी जो पसलियां होती है ना, ऐसा लगता है जैसे महिला गर्भवती है, इतना बड़ा पेट हो जाता है और ऐसा उनको मालूम ही नहीं पड़ता। कभी कभी महिलाएं फोन करती, डॉक्टर ने तो बोला हम गर्भवती नहीं, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम गर्भवती हैं, घूमता भी सब कुछ होता है, पर वो कभी कभी गांठों का ही रूप होता है और इतना बड़ा हो जाता है। और मित्रों कभी कभी एक बात और बता दूं, ऐसी स्थिति में जो आपको ब्लीडिंग ज्यादा होती है, ब्लीडिंग कम होती है, दोनों स्थितियां जो बनती हैं, तो कभी कभी आप घबरा जाते हैं। ज्यादा ब्लीडिंग होने से भी घबरा जाते हैं, नहीं होने से भी घबरा जाते हैं। हम दोनों के समाधान आपको बताएंगे, क्यों हो रहा है हम आपको समाधान बताएंगे, कारण भी बताएंगे, और पूरा आपको समाधान देंगे, ताकि ब्लीडिंग जिनकी नहीं हो रही उनकी हो जाए, और जिनकी हो रही है उनकी रुक जाए, और नहीं रुकती है तो क्यों नहीं रुक रही है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है आपको क्या करना है, पूरा डिटेल में आप जान लीजिएगा, ताकि आप घबराए नहीं, डरे नहीं, परेशान ना हो। तो ये हमने आपको इतना भी बता दिया लक्षण। अब हम आपको बताते हैं इसके कारण क्या होते हैं। मित्रों इसमें सबसे बड़ा जो पहला कारण होता है ना, आनुवंशिक होता है। यानी कि माता को जो समस्या होती है, कभी कभी बच्चियों को यानी कि लड़कियों को समस्या हो जाती है, और ये समस्या उनको घेर लेती है। जैसे मेरी माँ को जब उनको मेनोपॉज आया था, उनको बार बार सुबह दवा नहीं खाती तो दोपहर में ब्लीडिंग हो जाती थी, ऐसी समस्या उनको होती थी। तो मैं पिछले 2 साल से मैं कोई दवा नहीं खा रही हूँ, मैं अपने निर्देश जो आपको देती हूँ वही पालन करती हूँ। तो मैं देख रही हूँ पिछले 2 साल से मैं जिस समस्या से जूझ रही हूँ कि कभी भी मुझे ब्लीडिंग होता है, हफ्ते में 5 दिन भी हो जाती है, हफ्ते में 1 दिन भी हो जाती है, और थोड़ा सा स्पॉट आके चला जाता है, बस उतना ही होता है। पर हाँ परेशान तो करता है, पर मैं टेंशन में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ को हुआ था, होगा, होने दो। पर हाँ दवाइयाँ मुझे खानी नहीं से मैं दवाइयों को अवॉइड करती हूँ, मैं दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये चीज़ 2-4 हो रही हो तो आप थोड़ा मन को शांत कर लो। अच्छा, अब ये एक चीज़ होती है। उसके बाद में तो कभी कभी मेनोपॉज के आसपास जो हमारा एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स अधिक रिलीज होता है उसमें भी समस्या होती है, और कभी कभी प्रोस्ट्रोजन की जो अस्थिरता हो जाती है उसमें भी समस्या होती है। और ये जो समस्या होती है ना मित्रों, इसमें कभी कभी ब्लीडिंग गड़बड़ होती है, उसमें कारण बन जाता है। उसके अलावा मित्रों गर्भावस्था में अक्सर ये समस्या हो जाती है। यदि आप गर्भवती हैं, आपको गांठें हो गई हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट गर्भावस्था के सभी वीडियो देखिए, निर्देशों को ध्यान से सुनिए, पालन करिए, आपको समाधान मिलेगा। और इस वीडियो में हम जो आपको आगे बताएंगे, आपको पेट दबने वाला कोई व्यायाम नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह, और गर्म चीजें आपको जो हम इस वीडियो में बताएंगे आप कोई भी सेवन नहीं करेंगे, आपके लिए हानिकारक है। आप चूना ले सकते हैं, हम बताएंगे कैसे लेना है। और उसके अलावा मित्रों आप इस वीडियो के अनुसार कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार और सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करेंगे, बाकी प्राणायाम आप कर सकते हैं। तो आप निर्देशों को ध्यान से सुनिए, गर्भावस्था प्लेलिस्ट का वीडियो देखिए, उसका पालन करेंगे तो भी आपको समाधान मिल जाएगा, वो आपको बेटर समाधान देगा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, हम कई बार गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं। उसके अलावा महिलाओं में एक समस्या और होती है कि कुछ जगह ये छुआछूत होता है, यानी कि पीरियड्स में साइड पे बैठा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं कभी कभी पीरियड्स लंबे करने की दवाइयां खा लेती हैं। जो पीरियड्स लंबा करने की दवाइयां खाती हैं, जो आप गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं, ये आपके हार्मोन्स को अच्छी तरह से डिसबैलेंस करते हैं, और ये डिसबैलेंस ही आपके गर्भाशय की गांठों का बहुत बड़ा कारण बन जाता है।
उसके बाद आपका समय पे पीरियड्स ना आना, हमने कारण में भी, लक्षण में भी बताया था, कारण में भी वो भी एक आ जाता है। और खान पान रहन सहन की अनियमितता, ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आजकल हमने जो जीवन शैली बदल दी है, जो महिलाएं पुरुषों की तरह काम करने लगे हैं, जॉब वगैरह करती है, पुरुषों की तरह काम करती हैं, वजन वगैरह भी उठाती हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे काम करते हैं, ऑफिस वर्क भी कभी कभी उसी रूप में आ जाते हैं, तो उनमें पुरुषों के हार्मोन्स डेवलप होने लग जाते हैं, कि पुरुष संबंधी जो हार्मोन्स वो डेवलप होने लग जाते हैं, तो उनके कभी कभी दाढ़ी मूंछ आने जैसी भी प्रॉब्लम बन जाती है, और कभी कभी उनको हार्मोन्स डिसबैलेंस होने से गांठों की समस्या भी हो जाती है। उसके अलावा खान पान जो है, आजकल हम देखते हैं टीन फूड, जंक फूड ज़्यादा खाया जाता है, बाहर का खाना ज़्यादा चलता है, जिसमें पोषण नाम की चीज़ नहीं होती है, और दूषण बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये स्थितियाँ जो बनती है वो भी हमारी इसको नुकसान करते हैं। और साथ ही हमारा जो रहन सहन है कि दिन को रात, रात को दिन बनाना, कभी भी कुछ भी काम करने के बारे में सोच लेना, करने लग जाना, तो ये जो स्थितियाँ हमारे पूरे शरीर को डिसबैलेंस करती हैं और हमारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती हैं, जो हमारी इसका कारण बन जाती हैं। उसके बाद मित्रों, अधिक मोटापा, मोटापा इसमें एक बहुत बड़ा कारण है, और ये एक ऐसा कारण है मित्रों कि जिसमें हम मोटापा बढ़ने में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होते हैं, वो भी एक समस्या होती है। उसके अलावा मधुमेह है, डायबिटीज़ है, और मधुमेह डायबिटीज़ एक ही बात है। उसके अलावा थायराइड है। ये जो समस्याएं होती है, इसमें जो आप दवाइयाँ खाते हैं आपकी बॉडी को डिसबैलेंस करती हैं, कभी कभी गर्मी बढ़ जाती है, उससे भी समस्या हो जाती है। और गर्मी बढ़ने से यदि आपको समस्या, तो जैसे मेरे शरीर में गर्मी बढ़ने से समस्या हो रही है, जो ब्लीडिंग होती है, तो इसमें गांठें नहीं है, पर हाँ आपको इस निर्देश का पालन ज़्यादा नहीं करना, पर हाँ आपको चीज़ें समझ सकते हैं, पर हाँ पूरा पालन, प्राणायाम आप पूरा कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं है। बस गर्मी बढ़ाने वाले प्राणायाम आपको भी नहीं करने, जो गर्भावस्था में मना किए वो आपको भी नहीं करना है, जिनके शरीर में गर्मी है। अब उसके अलावा आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा कारण है तनाव। कहा ना पहले ही, जो महिलाएं पुरुष जैसे काम करती हैं तो उनमें अपना लेवल बदल जाता है मित्रों। उसमें जैसे पुरुष महिलाओं जैसे काम करने लग जाए तो उनमें भी कुछ चीजें वैसी चेंजेस आ जाते हैं। हाँ, उनको पीरियड्स नहीं आएंगे क्योंकि अंग नहीं है, पर हाँ महिलाओं में दाढ़ी मूंछ उगने जैसी समस्या आ जाती है। अब एक और बड़ा कारण है मित्रों, हम जो पीरियड्स में पैड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, जो पैड्स में जो कई बार हम जो पैड यूज करते हैं उसमें जो केमिकल वगैरह होते हैं, उसमें जो गर्मी बढ़ती है, हमारी योनि में खराश ज्वलन जैसी स्थिति दे जाती है, और कभी कभी वो केमिकल्स हमारे योनि, हमारे गर्भाशय को भी प्रभावित कर जाते हैं। इसलिए हमने कई बार पहले भी बताया है कि आप जो पैड्स यूज करते हैं उसमें आप आपके घर में कॉटन की पुरानी चद्दर हो, कपड़ा हो, रुमाल हो, कोई भी कपड़ा हो, कॉटन का हो, या जिसे आप ये बनियान वगैरह के जो कपड़े होते हैं, टी शर्ट वगैरह के जो कॉटन की हो, उनके कपड़े को आप संभाल के रखिए। आप क्या करिए, जो आप पैड यूज करते हैं उस पर एक डबल कपड़ा, उसकी लेयर बिछा दीजिए, जो आपकी योनि को टच हो रहा है उस हिस्से में आप बिछा दीजिए, जिससे आपको इस समस्या से दो चार ना होना पड़े, एटलीस्ट उसके कारण। और एक बहुत बड़ा कारण और है मित्रों, जो लड़कियां जिनकी जो ब्लीडिंग है यानी कि पीरियड्स है वो 10 साल की उम्र से पहले आ जाते हैं, और जिनके विवाह लेट होते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इस कारण को मैं पूरा एक अलग वीडियो से आपको स्पष्ट करूंगी कि पीरियड्स जल्दी क्यों आते हैं और ये क्यों बनता है कारण, हमारे गर्भाशय में गांठों का, जो हमारी इस गर्भाशय संबंधित समस्या का कारण क्यों बनता है, तो वो मैं आपको पूरा स्पष्ट करके दूंगी ताकि आपको पूरा अलग से पता चल जाए। क्योंकि यदि इसी बात को पूरा क्लियर करने जाऊंगी 10-15 मिनट उसी में लग जाएंगे, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता रही हूँ, उसको मैं अलग से वीडियो दूंगी। तो अभी हमने आपको कारण स्पष्ट कर दिया, अब हम आपको इसके समाधान की तरफ ले जाते हैं। समाधान में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है। खाना नहीं खाने में आपको बता दूं कि आपको जो सबसे पहला काम करना है कि आपको मौसमी फल, मौसमी सब्जियां खानी है। आपके यहाँ जो भी मौसम चल रहा है, जो मौसम अभी चल रहा है, उस मौसम में आपके आसपास सब्जी और फल कौन कौन से मिल रहे हैं, कौन कौन से उग रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं और उग रहे हैं, वो फल और वो सब्जियां आप सेवन करेंगे, ये आपको आपके शरीर में बहुत अच्छा काम करेंगे। और आप जो सब्जियां बनाएंगे, जो दालें बनाएंगी, जो भी आप भोजन बना रही है ना, कम से कम अपने लिए, बाकियों के लिए बनाए ना बनाए दूसरा विषय, क्योंकि कलर खराब होता है तो लोगों को नहीं अच्छा लगता। तो आप जो अपने लिए भोजन बनाएंगे ना, उसको आप लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। जी हाँ, दाल बनाए, फ्राई करनी है, लोहे की कढ़ाई में करिए। सब्जी बनानी है, लोहे की कढ़ाई में बनाइए, ताकि आपके शरीर में जो अधिक रक्तस्राव होता है, उसमें जो खून की कमी होती है, उसको आप लोहे की कढ़ाई से पूरा कर पाएंगे। क्योंकि लोहे की कढ़ाई में भोजन बनने से आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा अच्छी खासी बढ़ जाती है, जो आपके शरीर को फायदेमंद होती है। उसके अलावा आपको जो सब्जियां फल खाने हैं, आप अनार भरपूर खा सकते हैं, इससे आपकी खून की कमी दूर होगी। और उसके अलावा टमाटर और पालक का सूप आपको जरूर पीना है। पालक और टमाटर की सब्जी बनाइए, सूप बनाइए, जैसे पीस दीजिए तो सूप बन जाएगा, और ऐसे सब्जी काट के बना लेंगे तो सब्जी बन जाएगी। ये सब्जी आप नियमित खाइए, ये आपके बॉडी में खून की कमी को पूरा करेगा। उसके अलावा गाजर, टमाटर, बीट, ये आपको खाना, पत्ता गोभी, ब्रोकोली और हरी सब्जियां, दूधी, टमाटर, दूधी है, लौकी है, तुरैया है, ये सब जो जिसमें पानी होता नहीं, सारी सब्जियां आप खाएंगे, ये आपके पेट को साफ करने में आपकी सहायता करेंगे। भोजन की बात हम करें, इसके अलावा आपको जो रोटी खानी है, रागी एक बहुत अच्छा पदार्थ होता है। ये रागी संपूर्ण रूप से अल्कलाइन डाइट होती है, तो अल्कलाइन डाइट यदि आप लेते हैं, ये आपके बॉडी में बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा मित्रों, आपको जो करना है, आपको आटा जो पिसवाना है, थोड़ा मोटा आटा अपने लिए पिसवा लीजिए। 1 किलो गेहूं, 1 किलो जौ मिला
मिलाइए, उसमें 250 ग्राम आप ये चना मिला सकते हैं। ये आप आटा पिसवाइए अपने लिए, इसकी मोटा आटा पिसवाएंगे, इसकी आप रोटी खाइए। ये आपके पेट को भी साफ करेगा, आपके बॉडी को साफ करेगा और ये आपके अंदर से आपको क्लीन करेगा, जो आपके बॉडी को क्लीन करने में और आपके गर्भाशय को भी क्लीन करने में आपकी सहायता करेगा। आपको जो नहीं खाना वो भी क्लियर कर दूं ताकि आपका पथ्य एक बार क्लियर हो जाए। आपको नहीं खाना, आपको मैदे वाली बारीक आटा कोई भी चीज नहीं खानी, रवा मैदा आपको बिल्कुल यूज नहीं करना। आप दलिया खा सकते हैं, जौ दलिया खा सकते हैं, पतंजलि का आता है पुष्टाहार दलिया आता है, वो भी आप खा सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा, इसको बनाने का तरीका एक अच्छे से बनाइए, उसको फूलने दीजिए। आपको कुकर में नहीं बनाना, तपले में बनाइए, अच्छे से बनेगा, फूलेगा तो अच्छा काम करेगा। उसके अलावा मित्रों आपको जो नहीं खाना है, आप प्रोटीन फूड, जंक फूड, बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाना, अचार पापड़ ये सब आपको अवॉइड करने हैं। और आपको जो खाना देर से पचता वो आपको अवॉइड करना है। फाइबर वाला भरपूर फाइबर युक्त तो आप भोजन करिए, आप अंकुरित अनाज खाइए, आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपको संपूर्ण पोषण देगा। सलाद भरपूर खाइए, पर सलाद खाने के समय आपको ध्यान रखना है, सलाद आप भोजन से आधा घंटा पहले खाइए, उसके बाद आप भोजन भरपेट करिए। ये आपके बॉडी को साफ करेगा, अंदर से भी साफ करेगा, ऊपर से भी आपको चेहरे को निखार देगा। ये हमने आपको बता दिया। उसके अलावा मित्रों अब हम आपको बता देते हैं कि आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या देना है। और एक्यूप्रेशर को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम क्या क्या करना है। मित्रों स्वास्थ्य नियम में आपको क्या क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले प्लेलिस्ट मिलेगी आपको दवा मुक्ति की, जिसमें हमने थायराइड, ब्लड प्रेशर जैसे बहुत सारे रोगों पर वीडियो दिया। ये वीडियो भी आपको दवा मुक्ति का हिस्सा बनेगा। तो आप जो रोग विशेष की दवाइयां खा रहे हैं उनको अवॉइड करने के लिए आप दवा मुक्ति प्लेलिस्ट के वीडियो देख लीजिए। उसके बाद स्वास्थ्य नियम हमने आपको पहले बताया, पानी कम पीना आपकी समस्या है, उससे कब्ज भी होती है, उससे आपके शरीर में गर्मी भी बढ़ती है। तो पानी कैसे पीना, कितना पीना, वो आपको वहां से पता चलेगा। पानी पीने का सही मात्रा अपनाइए ताकि आपके बॉडी में आपको पूरा पानी मिले। तो आपको जो जलन एक्स्ट्रा हो रही है, जो दाने वगैरह आपको होते हैं योनि में, वो सब आपको समाधान उससे हो जाएंगे। और आपको अगले वीडियोस मिलेंगे, नाक में तेल डालना है। नाक में तेल क्यों डालना है, नाक में तेल डालने से आपकी बॉडी में जो सांस लेने में जो गर्मी बनती है, वो एक्स्ट्रा हीट जो जनरेट होती है, जिनको गर्मी की वजह से, मेरी जैसे लोग हैं जिनको गर्मी बढ़ने से ब्लीडिंग है, वो वहां से कंट्रोल कर पाएंगे। तो आप नाक में तेल अवश्य डालिए। और जो नहीं है, जिनको ये प्रॉब्लम, नाक में तेल डालने से आपके बॉडी में जो कमजोरी आ जाती है वो आप भर पाएंगे, इसलिए नाक में तेल अवश्य डालिए। और क्या खाना क्या नहीं खाना और विस्तार से कब खाना से वो हमने स्वास्थ्य नियम में बताया, उसका पूरा पालन करिए। उसके बाद अगली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी संपूर्ण प्राणायाम की। संपूर्ण प्राणायाम में हमने आपको बताया प्राणायाम आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका हमने पूरा उसमें बताया। आप करने का तरीका सही पकड़ेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब आपको इसमें प्राणायाम जो करने में आपको पहले वो बता दूं। आपको करना है भस्त्रिका, सांसों पे ध्यान 5 मिनट। आपको पूरे दिन में करीब 2 से 3 घंटा, मिनिमम 2 घंटा मैं आपको बताऊंगी कि 2 घंटा यदि आप प्राणायाम करते हैं, कहा ना बेड रेस्ट है आपके लिए, नहीं तो और आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी है, कंफर्म है, उसमें कोई दो राय नहीं है और कोई दवा इसमें काम नहीं करने वाली है। तो आप उससे बचना है तो आप 2 घंटे प्राणायाम डेली कर लीजिए, मिनिमम 2 घंटा है, मैक्सिमम आप ज्यादा भी करेंगे। अनुलोम विलोम आप कितना भी करेंगे वो आपकी बॉडी को फायदा करेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा है मित्रों, यदि आपकी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, किसी भी कंडीशन में आप करेंगे तो आपको बॉडी में एनर्जी देगा, ना कि आपकी बॉडी को वीक करेगा। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम आप हर स्थिति में कर सकते हैं। सांसों पे ध्यान की भस्त्रिका प्राणायाम जैसे हमने बताया, नॉर्मल सांस पे ध्यान करिए, आप हर कंडीशन में कर सकते हैं। कपालभाति जिनको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, वो कर सकते हैं, पर जिनको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है या लगता है कि फ्लो ज्यादा है, वो बिल्कुल ना करें, कपालभाति को अवॉइड कर दें। और ब्लीडिंग नहीं हो रही तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा बाह्य प्राणायाम अग्निसार, ब्लीडिंग होने में बिल्कुल नहीं करना, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है बिल्कुल नहीं करना, और जिनको ब्लीडिंग नहीं है वो कर सकते हैं। और एक सूर्यभेदी प्राणायाम और है, वो आप जिनको ब्लीडिंग नहीं हो रही है वो कर सकते हैं, पर जिनको ब्लीडिंग हो रही है वो ना करें। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार और ये सूर्यभेदी प्राणायाम, ये जिनको ब्लीडिंग हो रही है वो ना करें, और जिनको ब्लीडिंग रुकी हुई है वो ये सारे करेंगे। और उसके अलावा आप जो ब्लीडिंग नहीं हो रही है वो 4 तो करेंगे। उसके अलावा बाकी हम जो प्राणायाम बता रहे हैं, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई विशेष सबको करना है। उज्जाई 5 मिनट उज्जाई करिए, 5 मिनट आप भ्रामरी उद्गीत करेंगे 5-5 मिनट, और 1 से 1.5 घंटा अनुलोम विलोम करेंगे आप। अनुलोम विलोम आपके लिए सबसे बेटर प्राणायाम है, क्योंकि और बाकी जो प्राणायाम आप नहीं कर पाए उसकी जगह आप अनुलोम विलोम और भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने से आपके बॉडी के अंदर से पूरी क्लीनिंग हो जाती है, जहां जो गांठें अटकी पटकी पड़ी हो सब आपके माध्यम से निकल जाती है। तो आपको इसमें काफी जल्दी आराम मिल जाता है। और प्राणायाम आपको सारे करने, सारे संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से मिलेंगे। मित्रों यदि आप प्राणायाम करने में थोड़ी सी चूक करते हैं तो आपको बड़ी समस्याएं हो जाती है। उसके अलावा आसनों के अभ्यास भी आपको करने हैं। आसनों के अभ्यास आप बिना ब्लीडिंग के करेंगे तो ज्यादा अच्छा। ब्लीडिंग में आप आसनों के अभ्यास ना करें, क्योंकि कभी कभी पैर सरकने का डर लगता है और कभी कभी अनइजीनेस हो जाती है तो ब्लीडिंग बढ़ जाती है। तो ब्लीडिंग हो रही है तो आप बिल्कुल भी आसनों का अभ्यास ना करें, आप खाली प्राणायाम करें, आपके लिए पर्याप्त है। आप
अब आसनों के अभ्यास में आपको क्या क्या करना है, एक ये पश्चिमोत्तानासन होता है। आपको आसनों की प्लेलिस्ट में आपको आसन विस्तार से मिल जाएंगे। कैसे करना होता है, ये आपने पकड़े पैर और आपको नाक घुटनों से लगा देनी, इस तरीके से ना लगे कोई बात नहीं, एक एक पैर में लगाइए, जितना झुका जाता है उतना झुकिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, दोनों पैर में एक एक करके ऐसे कर लिया। उसके अलावा मित्रों एक मंडूकासन आता है। मंडूकासन को आप करते समय ध्यान क्या रखेंगे, मंडूकासन जो आप करेंगे ना, वज्रासन में बैठ जाइए, और वज्रासन में नहीं बैठ पाते आप सुखासन में बैठ जाएंगे, चलेगा। और आपके जो हाथ मंडूकासन में नाभि पर आते हैं, यहाँ आपके हाथ नीचे जाएंगे, नीचे नाभि के नीचे आप रखेंगे और उसके बाद आप आगे झुकेंगे सांस छोड़ते हुए। ये मंडूकासन का अभ्यास आप मान लीजिए अपने लिए, सांस छोड़ दिया आपने, आगे झुकते हुए, जितना झुका जाए झुकिए। आप ये पीछे से उठ नहीं जाएंगे, इसका ध्यान रखना, ये पीछे से उठ नहीं जाना चाहिए आपका, आप ऐसे बैठेंगे। उसके बाद सीधे हो जाइए, जितनी देर रुका जाए, सांस रोक के रुकना है, रुका जाए रुकिए, वापस आ जाइए। एक अभ्यास ये कर सकते हैं। और एक होता है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन जो होता है ना मित्रों, ये बड़ा ही सरल होता है। आपको इसको ये आप कर सकते हैं, करवट से आप लेट जाइए और उसके बाद आपको लेट के क्या करना है, पैर नजदीक लाने, उसके बाद आपको कमर का भाग उठा देना, ऐसे ये उठा दिया आपने, पैर पकड़ भी सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे से ऐसे ही हो, जब मैं ऐसे कर दी आप पैर भी पकड़ सकते हैं। इसमें आप नॉर्मल सांस चलती रहेगी, नॉर्मल सांस चलने दीजिए और आप इस अभ्यास को 2 से 5 मिनट भी कर सकते हैं, ऐसे रुक सकते हैं। इकट्ठा नहीं रुका जा रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद वापस आ जाइए। तो आप 2 से 5 मिनट इस अभ्यास को करिए, ये आपको काफी अच्छा काम करेगा। उसके अलावा एक हम बताते हैं, ये सारे आसन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। एक आता है, एक और आसन होता है जिसे हम अर्ध मत्स्येंद्रासन कहते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा आसन है। इस तरह से आप करेंगे, ये आपके गर्भाशय में जो गांठें हैं उसको निकालने में आपकी पूरी सहायता करेगा। ये दोनों साइड से आप कर सकते हैं, एक साइड से मैंने बताया। रुकना है, आसनों के अभ्यास में रुका जाता है, 1 से 3 मिनट आप रुक सकते हैं, 5 मिनट आप रुक सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है ये आप कर लीजिए। इसके अलावा मित्रों हलासन, सर्वांगासन, ये आसन आप कर सकते हैं, ये आपकी गर्भाशय की गांठों को निकालने में आपकी काफी अच्छी सहायता देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आपको पॉइंट कहाँ दबाने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जिनको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, क्या करना है, नहीं हो रही उनको क्या करना है। अब आपको हम बता देते हैं कि आपको पॉइंट्स कहाँ देने हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा दिखा के ही बताऊंगी ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। आपको करना क्या है मैं आपको पहले स्पष्ट करके बता दूं। मित्रों आपके जो हाथ होते हैं ना, हाथों में और पैरों में आपके पूरे शरीर के पॉइंट होते हैं। अब पैरों में मैं आपको बता दूं, हाथों में बता दूं, गर्भाशय के पॉइंट हमारे यहाँ जॉइंट पे होते हैं, जैसे कलाई का जॉइंट है और हमारे पैर का ये जॉइंट है। आपने देखा होगा, अब तो मेरे पहन नहीं पा रही इसलिए कम है, वरना आपने देखा होगा मेरे हाथ में अक्सर चूड़ियां बहुत ज्यादा बजती हैं, बोलती हैं। मैं इतनी चूड़ियां अक्सर पहनती हूँ, कड़े पहनती हूँ, क्योंकि वजन रहता है। और आप ये देख सकते हैं, कई बार आप लोगों ने पूछा कि आप इतने मोटे क्यों पहनते हो, तो ये मैं मोटे इसलिए पहनती हूँ। अब देखिए निशान भी पड़ गया इसका, पर मुझे उससे परवाह नहीं होती है। ये एक का वजन 150 ग्राम है और ऐसे मैंने दोनों पैरों में 2 पहन रखे हैं। और ये मैंने क्यों पहने, क्योंकि गर्भाशय के पॉइंट दबाते इसलिए मैंने पहने हुए हैं और मुझे पता है इसको पहनने से मुझे गर्भाशय में गांठ वगैरह नहीं होनी है। और वैसे मैं प्राणायाम वगैरह करती तो नहीं है, पर हाँ समस्या है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो करना है ना, मैं पॉइंट आपको बता दिए, अब आपको पॉइंट वहां दबाने, ये देखो, इसको जो आप दबाएंगे ना, ये ऐसे करके आप आराम से दबा सकते हैं, ये ऐसे करके आप दबा सकते हैं। ये आपको काफी आपके आराम देगा। ये आप 2 से 5 मिनट करेंगे ऐसे। इससे क्या होगा, आप देखेंगे जब आप ऐसे करेंगे ना, आपको पसीना आ जाएगा। जी हाँ, आप मेहनत नहीं करें फिर भी जब आप ये काम करेंगे आपको पसीना आ जाएगा। पसीना आ रहा है इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। यदि आपको पसीना नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने अभी ठीक से पॉइंट नहीं दबाए, आपके पॉइंट ठीक से नहीं दबे हैं। यदि आपको गैस कब्ज की तकलीफ है तो आप पिंडलियां भी दबा लीजिए, ऐसे ऐसे अपनी पिंडलियां दबा लीजिए। कोई दबा दे तो अच्छा लगता है, पर नहीं है तो आपको खुद ही दबानी पड़ेंगी। और ये एक पैर में हमने किया, ऐसे आप दूसरे पैर में भी कर सकते हैं। तो आप थोड़ा ऐसे ऐसे करके दबाइए। ये आपके पैरों में हमने गर्भाशय के पॉइंट आपको बता दिए, इनको आप दबाइए। हम और विशेष नहीं बताएंगे, बस ये आप बस यहाँ से ऐसे पकड़ के दबा दीजिए, ये पर्याप्त है। उसके अलावा मित्रों हाथों में भी आप ऐसे दबा सकते हैं। हाथों में आप कैसे करेंगे, ये आपको हाथ ऐसे कर लेने हैं, ये देखिए इस तरीके से कलाई पकड़ी, ये कलाई मैंने पकड़ी क्योंकि ये जो यहाँ पे सारा हिस्सा जो होता है ना, ये सारे गर्भाशय के पॉइंट होते हैं, ये हिस्से में सारे गर्भाशय के पॉइंट होते हैं। और जब आप ऐसे दबाएंगे ना तो ये आपके गर्भाशय के सारे पॉइंट दब जाते हैं। अब एक एक बताऊं, इससे अच्छा है कि आप ढूंढ पाए ना ढूंढ पाए, ऐसे कर लीजिए, सबसे सरल तरीका है। ये भी आपको पसीना ही निकालेगा, जैसे पैर में किया वैसे दोनों हाथों में आप कर लीजिए, ये आपको काफी अच्छा काम करेगा। अब जो हम आपको आगे पॉइंट बताएंगे, ये आपको एक दिन एक हाथ में करना है, दूसरे दिन दूसरे हाथ में करना है। जब ये आप एक्यूप्रेशर करेंगे, खाली पेट करेंगे तो अच्छा है, या भोजन के 3-4 घंटे बाद करिए, क्योंकि जैसे पसीना आ रहा है, गर्मी लगती है
और कभी कभी किसी को बेचैनी वगैरह हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है किसी किसी को वॉमिटिंग हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं खाली पेट करो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो भोजन के 3-4 घंटे बाद करो। अब हम जो आपको पॉइंट बताने जा रहे हैं ना मित्रों, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा ताकि आपको स्पष्ट हो सके, वरना आप उल्टा कर लेंगे तो आपको जब ब्लीडिंग होनी चाहिए तो वहाँ ब्लीडिंग नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए वहाँ हो जाएगी, तो आपके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, मैं आपको गर्भाशय के पॉइंट हाथ में दिखा दूँ। आपके हाथ में पॉइंट और कहाँ है मित्रों, आपके हाथ में जो पॉइंट है ना गर्भाशय के, वो एक मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, एक यहाँ मिलेगा इस जगह पे, एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ आपको थायराइड का पॉइंट मिलेगा। ये आपका थायराइड का पॉइंट है, क्योंकि थायराइड जो है ना वो हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस या बैलेंस करने में बहुत अच्छा रोल निभाता है, सबसे अच्छा रोल उसी का है, तो ये आपको पॉइंट लगानी है। उसके अलावा एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, ये छोटा लगा रही हूँ मैं आपको, मैं बता दूंगी क्यों ऐसा कर रही हूँ मैं। ये 4 पॉइंट आपको यहाँ मिलेंगे इस तरह से सीधे, आप देख लीजिए मैंने आपको हाथ में सारे पॉइंट लगा के दिखा दिए कैसे मिलेंगे। अब आपको जो पॉइंट दबाने हैं ना, दबाने कैसे वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि दबाना जरूरी है पॉइंटों को। आप जो पॉइंट दबाएंगे ना उसमें आपको कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे ये जो पॉइंट आपको बड़े जो मैंने लगाए हैं, जो बड़े पॉइंट लगाए हैं उसको दबाना है। उसको आप जैसे ऐसे पेन है, पेन आप देख लीजिए कैसा है, आप पेंसिल को भी ऐसे तैयार कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, आपको दबाना है, दबाना है, दर्द हो उतना दबाना है। उसके बाद थोड़ा घुमाना है, रोटेट करना है, 10 बार इधर रोटेट किया, देखो आप घूम रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आराम से आप देख सकते हैं। उसके बाद उल्टा रोटेट करना है, ये आपने कर दिया, उसके बाद इसको छोड़ देना है, ठीक है। वैसे ही दूसरा पॉइंट आपको दबाना है, इसको दबाना है, इसको रोटेट करना है और एक तरफ रोटेट किया, उसके बाद दूसरी तरफ रोटेट किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। वैसे तीसरी जगह भी आपको दबाना है, रोटेट किया, दबाओ, रोटेट करो, एक तरफ दूसरी तरफ, इस तरह आप इसको रोटेट करके दबा सकते हो। थायराइड का पॉइंट, आप थायराइड के पॉइंट को थोड़ा बड़ा लेंगे, ये पूरा हमने पेन बैक साइड ले लेते हैं, इसको हम ऐसे करके दबाएंगे और इससे हम ऐसे कर सकते हैं। दबाना है, रोटेट करना है और आप चाहें तो अंगूठे से भी दबा सकते हैं, पर मेरे अंगूठा भी काम का नहीं है, इसलिए मेरे बाल भी खुले पड़े हैं कि मैं चोटी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि अंगूठा हाथ साथ नहीं देता है, ये दबा नहीं पाऊंगी। तो हाँ, मैं आपको ये पॉइंट इसमें बता देती हूँ कि ये अंगूठा सही है, तो ये देखिए आप ऐसे भी दबा सकते हैं। ये इस तरीके से दबाएंगे ना, ये पॉइंट आपका इस तरह से आप आराम से दबा सकते हैं। ये दबाने में ये पॉइंट आपका थायराइड का, ये दबाएंगे तो आपको काम करेगा। और यदि अभी मैं आपको चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि चेहरा दूसरे कैमरे में चल रहा है, तो आप अभी मेरे चेहरे पे पसीना देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पसीना आ चुका है ये पॉइंट दबाते दबाते। अब ये पॉइंट जैसे मैंने कहा ना इस हाथ में, वैसे इस हाथ में भी, पर इस हाथ में लगा के नहीं दिखा रही हूँ, पर हाँ आप देख सकते हैं कि दोनों हाथ में समान पॉइंट आएंगे। अब जो मैंने छोटे पॉइंट लगाए ना उनको भी हमें दबाना है, कैसे करके, ये दबाना है ऐसे करके, बस रोटेट करना है वैसे ही जैसे हमने वो पॉइंट रोटेट किए, वैसे ये दबाइए, रोटेट करिए, दबाइए, रोटेट करिए, सारे पॉइंट आपको ऐसे दबा के रोटेट करना है। ये पॉइंट दबाने में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। और उसके बाद मित्रों जो बड़े पॉइंट मैंने जो दो दबाए हैं ना, ये जो लगाए हैं, अब इस समय आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो आपको जो हमने पॉइंट लगाए हैं ना, ये 2 पॉइंट आपको बड़े वाले, ये आपको लाल लगाने। यदि आपको ब्लीडिंग नहीं है, 1, 2 लाल, ये तीसरा लाल और ये चौथा भी लाल लगाना है आपको। यदि आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो लाल रंग लगाना है, और यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा हो रही है, नॉर्मल हो रही है तो भी आप लाल लगा सकते हैं। आप देख लीजिए कैसा लगाना है, क्योंकि ज़्यादा लग रही है तो लाल मत लगाइए, और नहीं लग रही है ज़्यादा तो आप ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है तो आप हरा कलर थोड़ा लगा के इसको थोड़ा सा बड़ा आपको लगाना है। ये इस तरह से मैंने छोटे पॉइंट आपको बताया था, बड़ा कर देना, और ये आपको हरा पॉइंट लगाना है। यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आपके हरे पॉइंट होंगे, और यदि ब्लीडिंग कम हो रही है तो आपके लाल पॉइंट होंगे। इज दैट क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब दाने लगाने हैं। यदि आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि दाने भी हमें सेम पॉइंट पे लगाने हैं। यदि आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो आपको यहाँ काली मिर्च के दाने लगाने हैं। काली मिर्च के दाने कैसे लगाने हैं? ये पेपर टेप है, ये मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर से ले। सेलो टेप वगैरह कोई भी टेप नहीं चलती है इसमें, क्योंकि आप चिपका नहीं पाएंगे, चिपकेगा नहीं ठीक से, वो आप प्रेशर नहीं दे पाएगा, इसलिए आपको नहीं लेना है। और आपको देखना है, ये देखो 2 दाने मैंने लगाए, इतने ही गैप पे रखे हैं और नहीं आए हैं तो आपको पता चल जाएगा, आप लगाएंगे तो पता चल जाएगा। तो आपको इस तरह लगा के और उसके बाद इसको दबा देना है, और ये आप दबा देंगे। ये आपका रात भर लगा के छोड़ दीजिए, पॉइंट भी लगा के, कलर के ऊपर भी लगाएंगे तो चलेगा। इस तरह लगा के आप इसको छोड़ दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए, ये आपको काम करेगा। पर हाँ, यदि आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही तब ये लगाना है, और ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो आपको क्या करना है, इसी की जगह आपको मैं निकाल के आपको दूसरे टेप से बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी में आपको ब्लीडिंग ज्यादा होने में, क्योंकि ये गर्म पड़ जाता है, तो आपको यदि ब्लीडिंग ज्यादा है तो आपको ये नहीं लगाना है। फिर आपको हरी या
सफ़ेद मटर के दाने आते हैं, ऐसे आते हैं, ये आप लगा लीजिए। इसी तरह से आपको लगाना है और उसको आपको पॉइंट पे लगा देना। आप बोलेंगे पॉइंट तो ये तो मोटा है, ये ज़्यादा काम नहीं करेगा। नहीं, ये पॉइंट मोटा है पर ये काली मिर्च वाले गुण नहीं है इसमें, इसलिए 2 पॉइंट आपको ऐसे लगा देना। ये देखिए दोनों जगह मैंने ऐसे करके लगा दिया है, ये देखिए, और इसको दबा देना है। ये जब आप दबा देंगे ये आपको पॉइंट लग गए पूरे, ये आपके सारे पॉइंट हो गए। ये हमने आपको गर्भाशय के पॉइंट दिखा दिए। आप दोनों हाथ में दबा सकते हैं, दोनों हाथ में आप इसको कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी जल्दी आपके गर्भाशय में आराम देंगे। आप इनको करिए, काफ़ी अच्छा आपको काम करेंगे। तो हमने आपको पॉइंट बता दिए। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना है। जब आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको कुछ घरेलू उपाय करने हैं, घरेलू नुस्खे अपनाने हैं, जिसमें मैं आपको 2 प्रयोग विशेष बताऊंगी ताकि आपकी ब्लीडिंग को आप कंट्रोल कर सकें। मित्रों, उस समय आपको करना है, शीशम के पत्ते आप ले लीजिए। यदि आप जहाँ रहते हैं शीशम के पत्ते उपलब्ध हैं तो आप शीशम के पत्ते ले लीजिए। एक मुट्ठी भर शीशम के पत्ते, 20 से 30-40 शीशम के पत्ते आप ले लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, एक इतना सा टुकड़ा मिश्री का लेना है। मिश्री स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। इसको मिक्सर में पीस के भी आप ग्राइंड करके भी शरबत बना के पी सकते हैं। यदि आपको शरबत नहीं बनाना है तो मैं तो ऐसे चबा के खा जाती थी। मुझे तो ऐसे, क्योंकि शीशम के पत्ते में स्वाद नहीं होता तो चबा के मैं खा जाती थी, मुझे वही अच्छा लगता था तो मैं खा जाती थी। तो आप शीशम के पत्ते सुबह शाम 2 बार प्रयोग कर सकते हैं और 3 दिन से ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा यदि आप करने जाएंगे तो बॉडी में ठंडक ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो आपके जॉइंट पेन को बढ़ा जाएगा और आपको नुकसान कर जाएगा। और यदि 1-2 बार लेने से ही आपको लग रहा है कि जॉइंट पेन आ रहे हैं तो आप आगे ना लें, ये आपको नुकसान कर जाएगा, आपके बात को बढ़ा जाएगा, जो आपको नुकसान जोड़ों के दर्द के रूप में और बढ़ जाएगा। एक समस्या का समाधान करने जाएंगे दूसरी से बढ़ जाएगी, इससे अच्छा फिर आप इसका प्रयोग ना करें। और इसके अलावा एक और प्रयोग आप कर सकते हैं कि यदि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, नागकेसर और गुड़हल के फूल गुच्छे वाले नहीं लेने, जिसमें 5-6 पंखुड़ियाँ होते हैं, वो फूल आपको लेना है। वो 2 फूल सुबह खाली पेट आप खा लीजिए। उसके बाद ऊपर आपको साथ में आपको नागकेसर 1 से 2 ग्राम चूर्ण, आप पंसारी की दुकान पर आपको नागकेसर मिल जाएगा, अखा ले आइए, घर में ला के पीस लीजिए, आप पिसा हुआ ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। नागकेसर ले आइए, उसको पीस लीजिए और इसको पीसने के बाद आप इसको, ये गुड़हल के फूल खाए, उसके बाद आपको 1 से 2 ग्राम जितने नागकेसर का चूर्ण आप लेके उसकी फंकी ले लीजिए। ये आपको 2 दिन लेना पड़ता है, इससे ब्लीडिंग रुक जाती है। और सुबह शाम 2 बार ले लीजिए, खाली पेट लेना है, सुबह भी खाली पेट, शाम को भी। 2 दिन से ज्यादा आपको नहीं लेना पड़ेगा। और लेना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं रुक रही है ब्लीडिंग, तो अब आप इस ब्लीडिंग को मत रोकिए। यदि आप दवाइयां खा के रोकेंगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि होता क्या, आपके गर्भाशय में गांठें क्यों बनी उसको पहले जानिए। जो आपकी ब्लीडिंग हो रही थी आपने उसको रोका है, जो आपने अवरोध पैदा किए उसके कारण आपको ब्लीडिंग, ये आपको गांठें हो गई हैं। तो यदि आपको ब्लीडिंग नहीं होती है तो ये गांठें आपकी निकलेंगी नहीं, और गांठें आपकी निकलेंगी नहीं तो आपका गर्भाशय साफ नहीं होगा। तो जिनको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो आप आराम करिए। वैसे भी आपको बेड रेस्ट करना ही था तो ऐसे आप बेड रेस्ट करिए, पर हाँ, आराम करते करते भी आप सांसों पे ध्यान कर सकते हैं और आप क्या कहते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। वहीं यदि आपको दूसरी समस्या है कि आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आप इसमें आप गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। गौमूत्र का प्रयोग करने से आपको ब्लीडिंग हो जाएगी। और जिनकी ब्लीडिंग रुकी हुई उसके अलावा एक प्रयोग आप और कर सकते हैं। तुलसी की पत्ती को आप सुबह खाली पेट 20 से 30 पत्तियां आप ले लीजिए, उसको पीस के आप पी लीजिए। इससे भी ब्लीडिंग खुल जाती है, रुकी हुई ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पर उसके साथ आपको प्राणायाम करना अनिवार्य है। यदि आप प्राणायाम नहीं करते तो आपके शरीर में गर्मी या सर्दी कुछ भी बढ़ सकता है, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आप प्राणायाम भरपूर करिए। हमने आपको पहले ही बता दिया 2 घंटे मिनिमम आपको प्राणायाम करना है। व्यायाम आप 10-15 मिनट कर लीजिए, बहुत है आपके लिए, उससे ज्यादा व्यायाम आपको करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, प्राणायाम जरूर करिए, ये आपको पूरा समाधान देगा। अब मित्रों, हमने आपको सारी बातें डिटेल में बताई हैं। मुद्रा में आप एक प्राणायाम करते समय आप ये मुद्रा लगा सकते हैं। जब प्राणायाम की वीडियो आप देखेंगे, ये पेट साफ नहीं तो आप ये अपान मुद्रा लगा लीजिए। गैस की प्रॉब्लम है आप वायु मुद्रा लगा लीजिए। ये मुद्राएं आपको काफी अच्छा समाधान देंगी। आप चिंता मत करिए, आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। आपकी गांठें निकल सकती हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस निर्देशों को ध्यान से सुनिए, पालन करिए, निर्देशित वीडियो देख के पूरा पालन करिए। 100% समाधान है। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी मिलेगा ये सारे वीडियोस के अलावा, और हमारा नंबर भी मिलेगा यदि आप चाहते हैं कि आपको हमसे बात करनी, कंसल्टेंसी करनी, क्योंकि निर्देश तो वीडियो में सारे स्पष्ट दिए जाते हैं। आप पूछेंगे, हम आपको और भी बता देंगे, लेकिन कई बार लोगों को ये लगता है कि हमें आपसे बात ही करनी है, तो उसके लिए हमारा नंबर उपलब्ध है आपके लिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। लाइट चली गई थी और वापस आ गई।